हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 110 में इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने टॉपिक पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो दो टाइप के आपको ग्रोथ के प्रतिरूप आपको मैंने बताए थे, एक एक्सपोनेंशियल जहाँ जे आकार का बनाया था और एक अपन बात रहा कि लॉजिस्टिक जहाँ एस आकार का वक्र बनाया था। अब देखिए बेटा कि चैप्टर अब आगे पॉपुलेशन से आगे बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय की ओर जा रहा है। और वहाँ देखिए अपन बात रहा कि अपन एक टॉपिक की आपके सामने हेडिंग डालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा ना कि जैसे वहाँ से भी एक क्वेश्चन था हर ईयर और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर साल आपके होंगे। तो वो टॉपिक है बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और ये अपन कह सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो आप समझ रहे हैं बेटा कि अंतराजातीय जो अन्योन्य क्रियाएं, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होती हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखो बेटा कि पृथ्वी पर अब तक ऐसा कोई ज्ञात प्राकृतिक आवास नहीं है, कोई भी ज्ञात प्राकृतिक आवास नहीं है जहां केवल एक जाति का वास हो, यानी केवल एक ही जाति रहती हो। ऐसा कोई वास स्थान नहीं है ना बेटा। हाँ, अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई ऐसी परिस्थिति, इसलिए ऐसी परिस्थिति अकल्पनीय है, अकल्पित है, अकल्पनीय है ना। हाँ, किसी भी एक जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक जाति की और होती है जिसको भोजन के रूप में ले सके। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पादप तो स्वपोषी है, तो पादप जाति तो अकेली रह सकती है क्योंकि वो तो प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी है। नहीं बेटा, पादपों को भी क्या चाहिए? अकार्बनिक खनिज पोषण चाहिए ना, मिनरल चाहिए पादपों को। तो मिनरल कैसे बनेंगे? मिनरल बनेंगे जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, चाहे पौधे के शाखा पत्ती मर्त होकर गिर जाएं या कोई जंतु की मृत्यु हो जाए, तो जो मर्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक अपने एंजाइम स्त्रावित करके उनका अपगठन करते हैं और उन जटिल कार्बनिक से अकार्बनिक खनिज बनाते हैं और पौधे उसको अवशोषण करते हैं। तभी पौधा वृद्धि कर पाता है और प्रकाश संश्लेषण या जनन जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रम कर पाएगा। इसलिए आप समझ सकते हो कि एक अकेला पादप भी किसी आवास में रह सके, ये भी संभव नहीं है। और फिर अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि देखो पृथ्वी की प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव, प्राणी एनिमल, पादप और सूक्ष्म जीव ना तो पृथक रह सकते हैं और ना ही पृथक रहते हैं। जबकि ये जैव समुदाय को बनाने के लिए ये पादप हैं, जंतु हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये बहुत सारी इंटरेक्शंस, बहुत सारी पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी इंटरेक्शंस करते हैं, बहुत सारी पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या बनाने के लिए बेटा? बायोटिक कम्युनिटी। आपने क्या कहा था? जैविक समुदाय की परिभाषा क्या दी थी कि किसी विशेष क्षेत्रफल या किसी विशेष आवास की सभी जातियां, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव की पारस्परिक क्रिया करती है, तब आपके पास में बनती है बायोटिक कम्युनिटी, जैविक समुदाय। बायोटिक कम्युनिटी बनता है बेटा, जैविक समुदाय बनता है। और भाई आप कहते हो कि भाई जैव समुदाय में जब फिर अजैव कारक जुड़ जाते हैं, जैव समुदाय में फिर एबायोटिक फैक्टर और साथ में आ जाते हैं, तो फिर आप जानते हो ना क्या बन जाता है? इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि किसी समुदाय में या पारितंत्र में कोई अकेली जाति अपना अस्तित्व रख सके, ये संभव नहीं है। अब सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने अपन करते हैं कि भाई इस प्रकार, यानी सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा कि ये पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव ये आपस में इंटरेक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्शंस। और यही बेटा आपकी होती है पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो वहां देखो बेटा कि दो
या कई जातियों की समष्टियां आपस में पारस्परिक क्रिया करें, दो या कई जातियों की समष्टि आपस में पारस्परिक क्रिया करें, तो उनको आप कहते हो अंतराजातीय अन्योन क्रियाएं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो बेटा देखो यहां पर परिभाषा लिखते हैं कि दो भिन्न जातियों की, यहां पर लिखेंगे कि दो भिन्न जातियों की, दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि, यानी दो अलग अलग जातियों की पॉपुलेशन समष्टि, सॉरी बेटा, दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि है ना बेटा, के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं, के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं कहलाती हैं। यानी बेटा इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो पहले तो इनको पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक ये विचार आ जाना चाहिए कि ये इंटरेक्शन दो स्पीसीज, दो अलग अलग जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। तो इन इंटरेक्शन में कभी भी मान लो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दे जहां दो जाति की पॉपुलेशन नहीं आ रही है, तो फिर वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं है। बात को समझे, क्योंकि आप यहीं देख लो ना, आपके सामने क्या लिख रखा है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन के मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं या अन्योन्य क्रियाएं क्या कहलाती है बेटा, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब देखिए बेटा, और ये पारस्परिक क्रियाएं कोई भी जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए आवश्यक है। बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा, जब ये दो भिन्न जातियों की पॉपुलेशन समष्टि के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी और मान लो किसी एक जाति को, उसके सामने अगर प्लस साइन आ रहा है तो उस जाति को लाभ हो रहा है। बात को समझे, किसी के सामने माइनस साइन आ रहा है तो उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। यस, और किसी के सामने शून्य आ रहा है तो वो अप्रभावित है, अप्रभावित या अपन कहें उदासीन है, उदासीन है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि प्लस साइन है तो लाभ है, माइनस है तो हानि है, और जीरो तो अप्रभावित है। लेकिन तुम जानते हो कि बेटा इस अन्योन्य क्रिया में दो जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी। तो अब दो जाति की पॉपुलेशन के बीच होगी तो इन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस को कुछ इस प्रकार बांटा गया है, और इनको दो प्रकार आपके बताए जाते हैं, धनात्मक अन्योन्य क्रिया और ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। यस, तो देखिए मैं आपके सामने इनको ऐसे लिखता हूं कि ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस दो प्रारूप में हैं। तो देखिए बेटा कि ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, और अपन कहें कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं, इनके आपके सामने बेटा दो प्रारूप आपको बना रखे हैं। और फर्स्ट प्रारूप तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट प्रारूप तो आपका हो गया पॉजिटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मीन हो गया धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं या अंतः क्रियाएं। यस बेटा, और दूसरा फॉर्म आपके सामने हो गया बेटा क्या, नेगेटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस यानी ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। अब देखिए बेटा कि अन्योन्य क्रिया करने वाली जो दो जाति होगी, तो अन्योन्य क्रिया करने वाली दो जातियों की पॉपुलेशन
या दो जाति में से या तो दोनों को लाभ हो या किसी एक को लाभ हो लेकिन हानि किसी को नहीं हो, तो फिर वो बेटा क्या होती है, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। तो आप क्या कहोगे कि अपन यहां पर सीधी सी परिभाषा लिखेंगे कि अन्योन्य क्रिया, या अपन कहेंगे बेटा कि अंतःक्रिया करने वाली या तो दोनों जातियों को लाभ होता है, दोनों जातियों को लाभ होता है अन्योन्य क्रिया से, या फिर किसी एक को लाभ होता है लेकिन हानि किसी को नहीं, मतलब इस इंटरेक्शन में, धनात्मक इंटरेक्शन में, पॉजिटिव इंटरेक्शन में माइनस साइन किसी जाति के सामने नहीं आना चाहिए। जैसे बेटा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ये स्पीसीज ए, जाति ए, ये स्पीसीज बी, और यहाँ मैं आपको नाम दे दूंगा नेम ऑफ इंटरेक्शन, यानी उस अन्योन्य क्रिया का नाम जो हो रही है, तो नेम ऑफ इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया का नाम। अब देखिए बेटा, ये स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज बी है। मान लो एक ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों के लिए लाभप्रद हो, अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, प्लस प्लस, तो दोनों के सामने प्लस प्लस है, यानी अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को ही एक दूसरे से लाभ हो रहा है। तो ये स्पीसीज ए को भी और स्पीसीज बी को भी। तो जैसे मैं यहाँ पर आपका नेम ऑफ इंटरेक्शन लूँ म्यूचुअलिज्म यानी सहउपकारिकता, जो एक प्रकार का सहजीवन भी होता है। यस बेटा, तो नेम ऑफ इंटरेक्शन हो गया आपका। यस, अब देखो मान लो स्पीसीज ए को लाभ हो रहा है अन्योन्य क्रिया करने में, लेकिन बी अप्रभावित है, न लाभ और न हानि, तो +0। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि वह अन्योन्य क्रिया जिसमें किसी एक जाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी अप्रभावित है, उदासीन, न तो लाभ हो रहा है और न हानि, तो आप कहोगे कि भाई एक को लाभ हो रहा है प्लस और 0, तो ये आपकी हो जाती है कमेंसलिज्म। बेटा आपकी होती है सहभोजिता। सही। अब फिर देखो एक इंटरेक्शन प्लस और प्लस, तो ये आपकी होगी प्रोटोकोपरेशन। बेटा आपका होता है प्राग सहयोगिता। तो प्राग सहयोगिता होती है कि भी इस अन्योन्य क्रिया में भी दोनों को लाभ होता है, परस्पर, लेकिन इस म्यूचुअलिज्म से भिन्न होगी। ये अपन आगे आपको पढ़ाएंगे कि म्यूचुअलिज्म से ये प्रोटोकोपरेशन अलग कैसे होगा, जब इसमें भी दोनों को लाभ हो रहा है, इसमें भी दोनों को लाभ हो रहा है, लेकिन इनमें अविकल्पी सहजीवन है ना, और यहाँ ऐसा नहीं होगा, जो खैर अपन बता देंगे। तो ये तो आपकी होगी बेटा पॉजिटिव इंटरेक्शंस। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी वो अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया करने वाली या तो दोनों ही जातियों को लाभ हो एक दूसरे से, या फिर किसी एक को लाभ हो लेकिन हानि, मतलब माइनस साइन कहीं नहीं है, देखो यहाँ पर प्लस 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 0 प्लस प्लस। बात को समझे। अब दूसरी देखो बेटा, दूसरी आपकी जो है वो नेगेटिव इंटरेक्शंस है। नेगेटिव इंटरेक्शन यानी ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ अगर किसी एक भी जाति के लिए हानिकारक हुई, डेट्रीमेंटल मतलब माइनस साइन आ गया किसी एक जाति के आगे भी, तो वो नेगेटिव ही काउंट होगी, चाहे किसी दूसरी को उससे लाभ हो रहा हो। ऐसे तो कोई किसी का शोषण करता है तो शोषण करने वाले को लाभ हो सकता है, लेकिन जिसका शोषण हो रहा है उसको माइनस है। तो किसी एक के सामने भी अगर माइनस आ गया तो वो ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया होगी, नेगेटिव इंटरेक्शन। तो आप कहोगे इसमें कि अंतःक्रिया करने वाली दोनों जातियों में से किसी एक को भी हानि होती है तो वह ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है।
ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने वही देता हूं, स्पीसीज अन्योन्य क्रिया करने वाली जाति ए और जाति ब, मतलब दो भिन्न भिन्न जाति की पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन होगी, और वही मैं लिखता हूं यहां पर क्या, नेम ऑफ इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन। यस बेटा, पारस्परिक क्रिया का नाम या जो भी अंतरा जाति अन्योन्य क्रिया उसका नाम। तो देखो स्पीसीज ए, स्पीसीज ए मैं कैसी अन्योन्य क्रिया दूं आपके सामने, जैसे जिसमें अपन बात रहे कि स्पीसीज ए के लिए आप जानते हो, जैसे मान लो कि प्लस दे दिया मैंने यहाँ पर प्लस, लेकिन ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। बात को समझे? तो बेटा देखो यहाँ पर अपन बात रहे कि इसको आप कहोगे प्रीडेशन, प्रीडेशन कहोगे परभक्षण, परभक्षण। यस बेटा, और देखो एक चीज और होती है यहाँ पर, उसमें भी आप जानते हो बेटा कि जो डिफरेंस होगा तो अपन बता देंगे, बाकी प्लस और माइनस ही होती है। तो वो आपकी है जैसे पैरासिटिज्म, परजीविता, पैरासिटिज्म, परजीविता। यस बेटा, और फिर अपन कहें जैसे बेटा माइनस माइनस, अन्योन्य क्रिया करने वाले दोनों को ही हानि हो रही है, एक दूसरे से हानि हो रही है, तो वो आपकी होती है कंपटीशन। क्या होती है बेटा, कंपटीशन, कंपटीशन आपकी होती है, तो वो आपकी होती है स्पर्धा। यस, और फिर आप देखिए बेटा कि यहाँ एक को माइनस और एक के सामने जीरो आ जाए कि एक को हानि दूसरी उदासीन, न तो हानि और न लाभ यानी अप्रभावित, तो वो आपकी होती है बेटा अमेनसेलिज्म। वो क्या होता है, अमेनसेलिज्म, अमेनसेलिज्म, जो भी प्रतिजीविता होती है फिर अमेनसेलिज्म। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब अपन यहाँ पर ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। पहले तो आप दिमाग लगाना, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, फिर मैं बता रहा हूँ कि दो भिन्न भिन्न जातियों, दो या अनेक अलग अलग जातियों की समष्टि के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं। पहली बात तो उनको आप कहते हो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएं। ये अन्योन्य क्रियाओं के अंदर किसी जाति के सामने प्लस का साइन आता है तो उसको लाभ हो रहा है, किसी के सामने माइनस का साइन होता है तो उसको हानि हो रही है, जीरो आता तो वो उदासीन है। लेकिन जब अन्योन्य क्रिया दो भिन्न भिन्न जाति के बीच होती है तो ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है पॉजिटिव इंटरेक्शंस, एक आपकी होती है नेगेटिव इंटरेक्शंस। यस बेटा, पॉजिटिव इंटरेक्शन वो होती हैं कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों को या तो दोनों को लाभ होता है या फिर किसी एक को लाभ हो लेकिन हानि किसी को नहीं हो, तो वो आपकी होती है पॉजिटिव इंटरेक्शंस। स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, नेम ऑफ इंटरेक्शन। आपके सामने तीन इंटरेक्शन यहाँ पर है, म्यूचुअलिज्म, सहउपकारिता, कमेंसलिज्म, सहभोजिता, प्रोटोकोऑपरेशन, प्राग सहयोगिता। यस, ऐसी अगर अन्योन्य क्रिया में किसी एक को भी हानि हो गई तो वो आपकी क्या होगी बेटा, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया होगी। इसमें स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, कहीं ना कहीं देखो दो जातियों में जब इंटरेक्शन हो रही है तो किसी एक पर माइनस साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 जीरो। तो ये जो प्रीडेशन है, परभक्षण है, पैरासिटिज्म है, कॉम्पिटिशन है, अमेंसलिज्म है। यस बेटा, तो ये सारी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जिनका अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव इंटरेक्शंस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव। और वो बात कि प्रकृति में ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है जहाँ कोई एक जाति रहे, है ना बेटा। अपन कहते हैं कि भी किसी भी जाति को न्यूनतम से न्यूनतम एक जाति की तो और आवश्यकता होती है जिसको भोजन के रूप में ले। बात को समझे? आपके दिमाग में आया कि पेड़ पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो तो डिपेंड नहीं, उनको भी मृदा से खनिज चाहिए। तो मृदा में जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उनका अपगठन सूक्ष्म जीव करेंगे तब वो खनिज बनेंगे, तब उनको खनिज मिलेगा। बात को समझे? फिर अपने कहा कि पादप प्राणी या जो सूक्ष्म जीव हैं वो फर्तक न तो रहते हैं और न रह सकते हैं, तो फिर उनकी जो जातियां हैं वो परस्पर क्रियाएं करती हैं जैव समुदाय बढ़ाने के लिए। बायोटिक कम्युनिटी, और बायोटिक कम्युनिटी जैव समुदाय का ही, इसके बाद अपन जैव समुदाय पढ़ेंगे और उसी का ये एक लाक्षणिक गुण है। अन्य गुण अपन इसके बाद पढ़ेंगे, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो ये मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए। अब सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा क्या, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। क्या लेते हैं बताओ, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। यस बेटा, तो देखिएगा अब नेक्स्ट अपन सबसे पहले लेते हैं बेटा
पॉजिटिव इंटरेक्शन अपन लेते हैं धनात्मक अन्योन्य क्रिया, जिसमें सबसे फर्स्ट आप लेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? म्यूचुअलिज्म। बात को समझे। और एक एक चीज भी बेटा दिमाग लगाना यहाँ पे, जैसे यहाँ भी अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों की जो पॉपुलेशन है, दोनों को लाभ हो रहा है म्यूचुअलिज्म, तो यहाँ पर भी दोनों को लाभ हो रहा है प्रोटोकोपरेशन में भी। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? बात को समझे, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इनमें देखो यहाँ पर भी ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। बात को समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें अपन बेटा एनसीईआरटी के बेस पे क्लियर करेंगे, यस और नो। तो नेक्स्ट आप देखिए। हाँ तो देखिए बेटा, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, जो अंतराजातीय अन्योन्य क्रिया है उसमें आपने फर्स्ट लिया पॉजिटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शन यानी धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं। और धनात्मक अन्योन्य क्रिया में फर्स्ट आपका जो था ए था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मैंने आपको बताया सहोपकारिकता, सिम्बायोसिस, सहजीवन। म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिकता, सिम्बायोसिस, सहजीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा और इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत अच्छा आनंद आएगा इसमें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये एक प्लस प्लस संबंध है, प्लस प्लस संबंध, ये तो आपने देख लिया प्लस प्लस संबंध है, यस बेटा। यानी अर्थात परस्पर परस्पर क्रिया या अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से, दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, यस बेटा। तो ये इसकी अपन मात्रा की लाइन हो गई कि प्लस प्लस संबंध है, अर्थात परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। लेकिन देखो बेटा, कोई जो आपको इजी ऐसे ही आपके मन को बहलाना चाहे, वो कह देता है कि वो अन्योन्य क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है सहोपकारिता होती है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा था ना कि दोनों जातियों को लाभ तो वहां प्रोटोकोपरेशन, पराग सहयोगिता में भी होता है, लेकिन यहाँ दोनों जातियों को लाभ तो होता है, लेकिन आगे इसकी ये तो एक विशेषता है, इसकी आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आएगी वो आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा। और मैं आपको लिखता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है कि यहाँ दोनों जातियों में ओब्लिगेटरी यानी अविकल्पी बेटा, कोई विकल्प नहीं हो, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना बेटा। इन्हें अपन कहेंगे अविकल्पी सहजीवी सहसंबंध। तो अविकल्पी सहजीवी सहसंबंध, ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी बेटा ध्यान दें इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेटा कि दो भिन्न भिन्न जो जातियां हैं, दो जातियों के बीच का सहसंबंध, दो जातियों के बीच का सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, दोनों एक दूसरे के लाभदायक होती है ना बेटा। दोनों जातियों के बीच का सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं, यानी अपन कहें बेटा कि एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। और लेकिन जानते हो ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन अविकल्पी सहजीवी संबंध है, अनिवार्य है, इसेंशियल है, और तभी अपन कहते हैं बेटा कि आप जानते हो कि ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं,
बात को समझे, ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। इसलिए तो अपने क्या कहा बेटा, ओब्लिगेटरी, अविकल्पी। ये दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। बात को समझे, इसका मतलब ये संबंध अनिवार्य है, ये संबंध अनिवार्य है। यस बेटा, बड़ी बात है कि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रहेंगे भैया। बड़ा अपन बात देखी, बड़ा अच्छे वाला प्रेम है, अविकल्पी है कि हम तो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। यस बेटा, तो ये संबंध क्या है, अनिवार्य है। और आप समझ सकते हो बेटा कि इसमें दोनों जातियों में दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं। दृढ़ भौतिक संबंध यानी स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन, दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं आपस में। नीड दोनों को होती है, आवश्यकता बेटा, नीड दोनों को होती है, दोनों को ही एक दूसरे की नीड होती है, दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता होती है। बात को समझे, इसलिए दोनों जुड़े होते हैं, दृढ़ भौतिक संबंध होता है, दृढ़ भौतिक संबंध होता है। और इसलिए अपने कह दिया कि ये अनिवार्य संबंध है और लंबे समय के लिए संबंध में रहेंगे, लंबे समय के लिए संबंध में रहेंगे। तब कहते हो आप म्यूचुअलिज्म, ना कि इतना सा कहकर छोड़ दोगे कि परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है। लाभ तो होता है, लेकिन कौन सा रिलेशन है, ओब्लिगेटरी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अविकल्पी सहजीवी संबंध, दोनों जातियों के बीच का ऐसा सहसंबंध जिसमें परस्पर दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। दोनों जातियां एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकती हैं, तो ये सहसंबंध अनिवार्य है। आप यहाँ कहोगे कि इसेंशियल है, अनिवार्य है ना बेटा, विकल्प ही नहीं है जिसका। दृढ़ भौतिक संबंध होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन, अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, नीड दोनों की होती है, लंबे समय के संबंध हैं, और अपन कहें संबंधों में विशिष्टता होती है, स्पेसिफिक रिलेशन है, संबंधों में विशिष्टता होती है, विशिष्टता होती है ना बेटा, संबंधों में विशिष्टता होती है। आप समझे, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिकता। अब देखिए बेटा जी, और मैंने वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ बहुत अच्छे लेवल पे लिख दिया है। अब देखिए बेटा जी, यहाँ अपन कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, और वो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा अपन लेते हैं, जैसे लाइकेन। तो बेटा आप जानते हो कि जो लाइकेन है वो किस किस के बीच का सहजीवन है, तो कवक व शैवाल के बीच का सहसंबंध। कवक व शैवाल के बीच का सहसंबंध, जिसमें आप जानते हो कि कवक ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज वर्ग से संबंधित होते हैं, बात समझते हो, और शैवाल हरे शैवाल होते हैं ज्यादातर। हाँ, बेसिडियोमाइसिटी भी हो सकता है कवक, और बीजीय नीलहरी शैवाल भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का सहसंबंध है ना बेटा। और आप समझ सकते हो कि वहां अविकल्पी सहजीवन है। क्या बेटा, अविकल्पी सहजीवन। तो देखिए यहां पर एल्गी और फंजाई। अब बताओ, दो अलग अलग जातियां, एक शैवाल एक कवक, दो अलग अलग जातियां हुई कि नहीं हुई, बात को समझे, शैवाल और कवक, बात को समझे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां परस्पर एक दूसरे से लाभ, तो परस्पर एक दूसरे से लाभ, जैसे ये एल्गी का इतना सा काम होता है कि वो फंजाई को भोजन उपलब्ध कराएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है, तो ये फंजाई को इस सहजीवन में ये एल्गी इस फंजाई को क्या प्रदान करेगा, भोजन। तो फंजाई के लिए ये लाभप्रद हो गया ना, भोजन दे रहा है। लेकिन आप जानते हो कि फंजाई भी इस एल्गी को, आप जानते हैं बेटा, आवास देगा, क्योंकि मेन फंजाई होता है आवास,
सुरक्षा देगा, सुरक्षा, और जल खनिज लवण, जल व खनिज लवण अवशोषित करके देगा, जल खनिज लवण। बात को समझे। और इस संबंध में तो आप जानते हो जनन का काम केवल फंजाई करता है, और ये एल्गी का काम तो भोजन बनाना है। तो यहाँ स्वामी दास संबंध होता है, स्वामी, स्वामी होता है फंजाई, स्वामी के लिए दास भोजन बनाता है, तो स्वामी दास संबंध होता है, क्योंकि यहाँ महत्व ज्यादा फंजाई का है, तो स्वामी दास संबंध होता है। इसे हेलोटिज्म कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। बात को समझे बेटा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया लाइकेन, एल्गी और फंजाई। यस बेटा, जिसमें आपको अच्छे से पता है। अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट में आपका एग्जाम्पल लेता हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो देखिए बेटा कि माइकोराइजा जो होते हैं, माइकोराइजा से संबंध जो होते हैं, माइकोराइजा में भी, माइकोराइजा में आप अच्छे से जानते हैं कि फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, मतलब कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच का सहजीवन है। रूट ऑफ हायर प्लांट यानी उच्च पादप की जड़ों के बीच का सहजीवन, जैसे पाइनस। क्या बेटा? पाइनस। अब आप अच्छे से जानते हैं कि फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, उच्च पादपों की जड़ों के बीच का सहजीवन, जैसे पाइनस। अच्छे से आप जानते हैं बेटा कि देखिए वहां पर, हाँ तो बेटा फंजाई, मैंने बताया आपको फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट यानी जो माइकोराइजा होता है, तो माइकोराइजा में आप अच्छे से देखते हैं कि बेटा इसमें, इस फंजाई से बड़े प्लांट को क्या है कि वो अवशोषण की सतह बढ़ा देता है, अवशोषण की सतह बढ़ा देगा। कौन? फंजाई। जैसे रूट ऑफ हायर प्लांट पाइनस, तो वहाँ फंगल फिलामेंट ऐसे फैल जाते हैं ना, तो वो अवशोषण की सतह बढ़ाता है ना। और ये जो हायर प्लांट की रूट है, इस फंजाई को क्या देती है? भोजन। क्या देती है? भोजन। बताओ। तो ये लाइन आपकी समझ में हो रही ना, जिसमें परस्पर ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं, बेनिफिशियल हैं, एक दूसरे के बिना जीवित भी नहीं रह सकते हैं, अनिवार्य भी हैं, दृढ़ भौतिक संबंध भी हैं, जुड़े भी रहते हैं, एक दूसरे की नीड, एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। बोलो बोलो, अरे बेटा बोलो। ऐसी एक एक शब्द, एक एक लाइन है जो रियली में आपको मजा आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। हाँ तो बेटा आप एग्जाम्पल आप अगला देखिए। उसमें जैसे अपन बात बेटा कि टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा, तो आप समझ सकते हो बेटा टर्माइट्स क्या होती है? दीमक। टर्माइट्स है ना बेटा। यहाँ पर ने जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कि जैसे टर्माइट्स, दीमक, दीमक जानते हो, इंसेक्ट, टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोनिम्फा। यस बेटा। तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि टर्माइट्स दीमक होती है और ट्राइकोनिम्फा के बीच का जो सह संबंध होता है, तो आप समझ सकते हो ट्राइकोनिम्फा बेटा एक छोटा कसाबिक फ्लैजिलेटेड, कसाबिक प्रोटोजोआ है ना बेटा। कसाबिक प्रोटोजोआ एक छोटा, जो इस दीमक की आंत्र में रहता है, दीमक की आंत्र में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, दीमक के आंत्र में रहता है ये ट्राइकोनिम्फा। अब देखो ये दोनों को एक दूसरे म्यूचुअली, म्यूचुअलिज्म क्यों बोला? म्यूचुअली एक दूसरे से परस्पर कैसे लाभ होगा, तब आपने म्यूचुअलिज्म बोला। तो आप समझ सकते हो कि ये जो टर्माइट है अपनी आंत्र में, ये जो टर्माइट है ये अपनी आंत्र में इस ट्राइकोनिम्फा लार्वा को, ट्राइकोनिम्फा लार्वा को आवास देती है, मेन तो आवास, और साथ में इसको भोजन भी देगी। आवास और भोजन, ये लो जी, आवास और भोजन। तो ट्राइकोनिम्फा के लिए बेनिफिशियल हो गया, लाभप्रद हो गया। और आप जानते हो कि जो ट्राइकोनिम्फा कसाबिक प्रोटोजोआ है, जो इस दीमक की आंत्र में रहता है, दीमक की आंत्र में, तो ये ट्राइकोनिम्फा
एक एंजाइम सिक्रेट करता वहां पर सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। और आप जानते हो कि जो दीमक होती है वो वनस्पति को, लकड़ी में से वनस्पति को या बहुत सारी चीज़ों लेती है, तो उसको सेलुलोज एंजाइम चाहिए, किसके पाचन के लिए? सेलुलोज के लिए, सेलुलोज के पाचन के लिए। तो ये अपन बात रहे कि सेलुलोज के पाचन के लिए इसको सेलुलोज एंजाइम देता है, तो ये इसके लिए भी बेनिफिशियल हो गया। बोलो बेटा, कितनी मस्त इंटरेक्शन है। यस। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं आगे के जो एग्जाम्पल हैं। आगे के एग्जाम्पल बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए कि अपन आगे के एग्जाम्पल लेते हैं जो परागणकर्ता, जंतु ने परागणकर्ता कीट और पादपों के बीच के संबंध लेते हैं। परागणकर्ता कीट, पोलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट, और पादपों के बीच के अपन ये सह संबंध लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अपन जो आपको एम्ब्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था, और एम्ब्रोलॉजी की लाइनों को देखो यहाँ क्लियर करूंगा। इसलिए बेटा ये पूरी बायोलॉजी या साइंस ना जुड़ी होती है, और इकोलॉजी तो सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखती है। इसलिए आप अपने बेसिक को भी मजबूत करें, मन लगाकर पढ़ें, एक एक लाइन पर सोचें, क्योंकि आपको मैंने केवल इतनी सी लाइन एक नहीं कही कि दोनों को लाभ हो रहा है मतलब ये हो गया, आपको A to Z लाइनें क्लियर की है। बात को समझे? तो देखिए वो जो मैंने आपको एम्ब्रोलॉजी में पहले ही क्लियर कर दिया, और वो आपका है यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ। आपको बताया कि वहां कोई बात नहीं है, दोबारा मैं बता रहा हूं, यक्का प्लांट ये तो पादप का नाम है, और प्रोन्यूबा मोथ, प्रोन्यूबा मोथ कीट शलभ की एक जाति है, प्रोन्यूबा, है ना बेटा? मोथ मतलब शलभ, कीट की एक जाति है। पुराना नाम था इसका प्रोन्यूबा यक्कासेला, है ना बेटा? अब देखो आपको मैं बताऊं कि बेटा ये जो यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ में वहां आपको बताया गया है कि अविकल्पी संबंध हैं। ये यक्का पादप इस कीट से ही परागित होगा, दूसरे से कभी नहीं होगा, और वो एक दूसरे के बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं, दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोनों सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन भी अपन आगे बात करेंगे, सह उद्विकास दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? देखो बेटा कि ये जो यक्का पादप है, यक्का पादप अपना जो पुष्पक्रम होता है वहां इस प्रोन्यूबा मोथ को अंडे देने के लिए स्थान देता है। बताया था ना मैंने, पारितोषिक के रूप में पराग, मकरंद और अंडे देने के लिए स्थान। तो ये अंडे देने के लिए इसको स्थान देता है, प्रोन्यूबा मोथ को। बात को समझे? और आप समझ रहे हैं बेटा कि अंडे देने के लिए स्थान देता है, तो ये यक्का प्लांट इस प्रोन्यूबा मोथ कीट को अंडे देने के लिए स्थान देता है, अंडे देने के लिए स्थान। यस बेटा, इसलिए प्लस हो गया। और ये प्रोन्यूबा मोथ में जो फीमेल मोथ है, फीमेल मोथ ही अंडे देगी ना, मादा ही, तो वो फीमेल मोथ के द्वारा ये पादप परागित हो जाएगा, फीमेल मोथ के द्वारा पोलिनेशन, परागण, पोलिनेशन। तो इसके लिए भी बेनिफिट हो गए। बोलो बोलो, कितना इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि प्रोन्यूबा, इसको आप जानते हो अंडे देने के लिए स्थान, या अपन कहें अस्थायी, अस्थायी आवास और भोजन, अस्थायी आवास और उसके कीट के लार्वा को भोजन, अंडे देने के लिए स्थान दे ही दिया। और ये बदले में क्या करती है, फीमेल मोथ इस पादप में परागण कर देती है। और बेटा वहां एम्ब्रोलॉजी में लिख रखा है कि ऐसे अविकल्पी संबंध हो गए थे पृथ्वी पर, जहां सह उद्विकास देखा गया, तो फिर पादपों को, जो कई ऐसे कीट थे जो परागण या मकरंद तो ले लेते थे, रिवार्ड तो ले लेते थे, लेकिन बदले में परागण नहीं करते थे, पोलन रोबर, पोलन रोबर जो चोर थे उनसे छुटकारा मिल गया, क्योंकि यहाँ अविकल्पी संबंध है। क्या है बेटा? अविकल्पी संबंध। यस, इसको देखो बेटा और अच्छे लेवल पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और समझाता हूं, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा और समझ में आएगा। उसमें भी वही कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको कहूं बेटा फिग ट्री, फिग ट्री यानी जो अंजीर का वृक्ष होता है, फिग ट्री, फिग ट्री फिग ट्री होता है बेटा अंजीर का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष। ये लो जी,
तो फिग ट्री और वैस्प, वैस्प आपका होता है ततैया, ततैया यानी ब्लास्टोफेगा, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। यस, तो बेटा जानते हो अंजीर होती है, पीपल होती है, अंजीर पीपल में आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट पुष्पक्रम होता है, और उस विशिष्ट पुष्पक्रम को आप, जो विशिष्ट पुष्पक्रम होता है उसको आप कहते हैं हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम आप बताते हो ना। तो बेटा देखिए कि यहाँ हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है, और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम जो विशिष्ट पुष्पक्रम होता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, और है ना, इस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में यहाँ पर कई सारे पुष्प, कई सारे पुष्प इस रूप में लगे होते हैं। ऐसे मैंने आपको वहां पर बेटा पुष्पक्रम बताया, यानी हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम, जिसमें नर पुष्प होते हैं, मादा पुष्प होते हैं, कुछ अपन बात रहे कि जो न्यूट्रल मतलब उदासीन पुष्प भी होते हैं। क्लियर। ये जो इंसेक्ट होता है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट, ये विजिट करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर जाएगा इस हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम के अंदर, है ना, और यहाँ ये अपना लार्वा अंडा देता है। अब अपन बात रहे कि ये दूसरे पर जाकर, जैसे दूसरे में जाएगा तो परागण कर देगा, और ये जो आप जानते हो कि अंजीर में, बरगद में जो लाल लाल वो स्पंजी गोल गोल होती है ना, रेड रेड, उसका स्पंजी सा होता है, वो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। बाद में फल बन जाता है, वो पूरा ही पूरा पुष्पक्रम ही वो फल बन जाता है, और वो संगठित फल बन जाता है, संगठित फल, पूरा पुष्पक्रम ही फल बन जाता है। साइकोनस, साइकोनस वो आपका बन जाता है। यस, तो आप सब जानते हो इसे रेसे रेसे, उसको आप फोटो में मिलेंगे रेसे रेसे। तो यहाँ कीट ने अपने लार्वा दे दिया, अब इस लार्वा को तो मतलब कीट को अंडे देने के लिए स्थान दे दिया इसने, और एक उसके लार्वा को परिवर्तनशील बीज भोजन के रूप में उपलब्ध कराता है ये अंजीर, और बदले में वो कीट क्या कर देता है, परागण कर देता है। क्या कर देता है, परागण। बात को समझे। तो बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एनसीईआरटी ने आपको पूरी कहानी लिख के दे रखी है कि हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम का डायग्राम सा दे रखा है, वहाँ इंसेक्ट को विजिट करते हुए, भ्रमण करते हुए बता रखा है। तो आप जानते हैं कि, ध्यान से सुने बेटा, कि देखो ये जो वेस्प है, ये वेस्प, तो ये वेस्प का इस फिग ट्री को क्या बेनिफिट है, इसको बेनिफिट है कि अंजीर का वृक्ष फीमेल वेस्प, फीमेल यानी मादा ही तो अंडे देगी, तो फीमेल वेस्प के द्वारा परागण मतलब पोलिनेशन, तो ये तो पोलिनेशन कर देगा। ये लो जी, इसको बेनिफिट हो गया। और ये जो फिग ट्री है, ये फिग ट्री, ये आपको मैं बता दूं कि कीट के लार्वा को या कीट को अंडे देने के लिए स्थान, कीट को अंडे देने के लिए स्थान, अपने विशिष्ट पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम में अंडे देने के लिए स्थान। तो एक तो अंडे देने के लिए स्थान हो गया, ओवी पोजीशन, ओवी पोजीशन, है ना बेटा, और साथ में इस कीट के लार्वा को, कीट के लार्वा को भोजन, है ना, यानी अपन ऐसे कह देते हैं कि अंजीर कीट के लार्वा को भोजन के रूप में अपने परिवर्धनशील बीज उपलब्ध करवाता है। यस बेटा, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं, यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ वाला, और फिग ट्री और वेस्प वाला, ये दोनों ही अंडे देने के लिए विशेष स्थान, जो अपने वहाँ परागण के अंदर आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन यहाँ दोबारा से मैंने आपको एक एक लाइन बता दी, और यहाँ एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे लेवल पे के ऊपर लिख रखा है उसको। बात को समझ रहे हो। तो बेटा देखो ये सारे जो रिलेशंस हैं ये म्यूचुअलिज्म के हो गए। किसके हो गए बेटा? म्यूचुअलिज्म के। बात को समझ रहे हैं। और यहाँ देखो अविकल्पी संबंध भी है।
अविकल्पी संबंध। बात को समझ रहे हैं आप। अब यहां संबंधों में विशिष्टता भी है कि यक्का प्लांट इसी के द्वारा परागित होगा, फिग ट्री हमेशा वैस्प, ततैया या ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट से ही होगा, है ना। और ये ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट हमेशा अपना जो अंडे देने के लिए स्थान ढूंढेगा तो वो हमेशा हाइपेंथोडियम पुष्परम, मैंने आपको बताया हाइपेंथोडियम पुष्परम में ही वहीं पे देगा। बात को समझ रहे नहीं समझ रहे? तो आप समझ सकते हो कि यहाँ संबंधों में क्या होगी, विशिष्टता। तो देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शुरू होती है, वो क्या है, इसका मतलब इन संबंधों में क्या है, विशिष्टता है। जितने मैंने आपको संबंध बताए उनमें विशिष्टता है ना बेटा। और को एग्जिस्टेंस, यानी आप जानते हो कि सह अस्तित्व है, और इनमें से कोई एक विलुप्त हो जाए तो दूसरा स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा, तो को एग्जिटिशन, सह विलोपन भी है ना बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन यहां पर लिखते हैं, देखना। इंपॉर्टेंट लाइन अपन लिखते हैं बेटा कि उपरोक्त सभी संबंधों में, अभी तक अपन लिखे हैं, उपरोक्त सभी संबंधों में को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व है ना, को इवोल्यूशन है ना, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, और आप समझ सकते हैं सह उद्विकास, है ना बेटा। को एग्जिस्टेंस, को इवोल्यूशन व को एग्जिंट मतलब विलोपन, को एग्जिस्टेंस यानी सह विलोपन देखा जाता है। यस बेटा। अब ध्यान दो, और उपरोक्त जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में विशिष्टता है। विशिष्टता के शुरू में था ना अविकल्पी संबंध, तो विशिष्टता होती है, विशिष्टता होती है। चलो इसको अपन और क्लियर कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, विशिष्टता होती है तो क्या है कि देखो बेटा, विशिष्टता है ना बेटा, अपन कहें बहुत इंपॉर्टेंट कि विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों, है ना बेटा, विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों की जातियों में, अंतरजातीय संबंधों की जातियों में को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। कैसे भी कि जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है, अंतरजातीय संबंध दर्शाने वाली दो जातियां हैं, दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, उन विशिष्ट वो आपस में विशिष्टता दर्शाती हैं। तो विशिष्टता दर्शाने वाले अंतरजातीय संबंधों की जातियों में को इवोल्यूशन, सह उद्विकास देखा जाता है। को इवोल्यूशन क्या है बेटा, सह उद्विकास क्या है, जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह से होता है, जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह से होता है, दोनों जातियों में उद्विकास, इवोल्यूशन इस तरह से होता है कि यह संबंध बना रहे, मेंटेन रहे बेटा, लंबे समय तक ये संबंध बने रहें। दोनों ही उद्विकास के दौरान ऐसे परिवर्तन करेंगी, तो दोनों परिवर्तन साथ साथ करेंगी कि जिसमें दोनों जातियों में उद्विकास इस तरह होता है कि ये संबंध बना रहे, मेंटेन रहे, है ना बेटा। और आप जानते हो मेंटेन रहे यानी को इवोल्यूशन हो गया, यानी दोनों साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन करती हैं कि दोनों का संबंध बना रहे, किसी भी कारण टूटे नहीं, लंबे समय तक दृढ़ भौतिक संबंध चलता रहे। और आप जानते हो बेटा
ऐसे संबंधों में, ये तो आपका हो गया कोएवोल्यूशन, और ऐसी जातियां साथ साथ अपना अस्तित्व रखती है, कोएग्जिस्टेंस। अब देखो बेटा, ऐसे संबंधों में अपन नोट लिखते हैं कि ऐसे संबंधों में किसी कारणवश, कोई भी कारण हो, ऐसे संबंधों में किसी कारणवश कोई एक भी जाति विलुप्त हो जाए तो दूसरी जाति स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। एक जाति का विलोपन हो जाए तो जो दूसरा पार्टनर है, क्योंकि अविकल्पी संबंध है, तो स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। अतः इसे कोएग्जिटेशन आप कहते हैं, सह विलुपन कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हो आप? सह विलुपन। बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि ये सह विलुपन हो गया। इसलिए मैंने ऊपर लाइन लिख दी कि जितने आपको मैंने एग्जांपल बताए वहाँ कोएग्जिस्टेंस भी है, कोएवोल्यूशन भी है, और अगर किसी कारणों से एक जाति विलुप्त हो जाए तो दूसरी स्वतः विलुप्त हो जाएगी, कोएग्जिंट। बात को समझ रहे हैं? ये सारी प्रोसेस आपकी देखी जाती है। यस बेटा, तो पूरा मैंने म्यूचुअलिज्म को क्लियर कर दिया। अब उसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको दे रखा है, तो उस एग्जाम्पल की बेटा अपन आपके सामने बात करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए वो एग्जाम्पल। हाँ तो बेटी अब देखिए अगला एग्जाम्पल जो आपका है वो है अपना बात की ऑर्किड, जो भूमध्य सागरीय ऑर्किड है, इसको अपन बात करते हैं बेटा कि जो ऑर्किड होता है उसको अपन बोलते हैं ऑफ्रिस भी, ऑफ्रिस। तो भूमध्य सागरीय ऑर्किड और इसके बीच आपका जो सह संबंध होता है वो होता है बेटा बी, जो मक्खी होती है वहां पे बी, और उसको अपन बोलते हैं बम्बल बी, या उसका नाम होता है कोल्पस ओरिया। तो देखिए कि ऑर्किड, ऑफ्रिस, ये पादप का है ना बेटा, ऑफ्रिस, भूमध्य सागरीय ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑफ्रिस, और बी वहां एक मक्खी है बम्बले बी, है ना, तो वो आप जानते हो कोल्पस ओरिया। बात को समझ रहे हैं? क्लियर बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोल्पा ओरिया या कोल्पस ओरिया। तो इनमें देखो बेटा कि परागण के लिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन आपके दे रखी है एनसीईआरटी में, इतनी मस्त गजब क्या दे रखी है। देखो बेटा कि इनके अंदर ये जो ऑर्किड है ना, ऑर्किड, ये अपनी पंखुड़ी का साइज, यानी पुंकेसर या जो दल होते हैं, दल आकर्षक, यानी कीटों को आकर्षण करने के लिए कौन होते हैं? दल। तो अपनी दल या पंखुड़ी का जो साइज है वो मादा मक्षिका की तरह कर लेता है। तो जैव विकास के दौरान, उद्विकास के दौरान ये जो ऑर्किड है, भूमध्य सागरीय ऑर्किड ऑफ्रिस, ये अपनी पंखुड़ी का साइज, रंग, प्रतिरूप एकदम मादा मक्षिका की तरह कर लेता है। अब नर मक्षिका सोचती है कि वो अपनी उसकी मादा है, तो नर उसके ऊपर जाकर बैठता है, मादा के ऊपर। अब वो रियल में मादा तो है ही नहीं ना, तो स्यूडो कोपुलेशन होता है, स्यूडो कोपुलेशन, छद्म मैथुन। और फिर ऐसे ही दोबारा जब वो कीट धोखा खाता है, दोबारा दूसरे ऑर्किड पे बैठता है, तो परागण हो जाता है। बात को समझे? बात समझ रहे बेटा? तो परागण हो जाता है। और आप जानते हैं कि इस बी, और अभी जो अपने पहले दो एग्जाम्पल पढ़े वहां फीमेल बी के द्वारा परागण हुआ था, यहां होता मेल बी के द्वारा। और इस बी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, वास्तविक बेनिफिट नहीं है, इसको तो पहली बार नजरिए में बदलाव, सेक्स का एक्सपीरियंस होता है, ये इसका इतना सा लाभ है। बात को समझे? तो देखो इसको अपन क्लियर करेंगे। तो ऑर्किड, ऑफ्रिस, और आपने किसके बीच में अन्योन्य क्रिया बताई?
मेडिटेरियन बी जो कोल्पा ओरिया। तो देखिए बेटा यहाँ पर ऑर्किड, मतलब यहाँ अपन पॉइंट लेते हैं कि ऑर्किड के पुष्प का साइज, पुष्प या अपन वहां लिख सकते हैं पंखुड़ी, यानी जो दल होता है, पंखुड़ी दल का साइज। ऑर्किड के पुष्प या पंखुड़ी दल का जो साइज है आप जानते हैं वो किसके समान हो जाता है? फीमेल बी के समान, मादा मक्षिका की तरह फीमेल बी के समान। और जैव विकास के दौरान वो आकार, रंग, प्रतिरूप में एकदम मादा मक्खी के समान, मादा मक्षिका के समान। यस बेटा। अब बेचारा ये बी मेल सोचता है कि तो अपनी फीमेल है और ऊपर बैठता है, तो आप जानते हैं कि सत्य जनन तो होगा नहीं, सूडो कोपुलेशन होगा। तो आप कहोगे फिर कि मेल बी क्या करती है? फिर मेल बी यानी नर मक्षिका, मेल बी क्या प्रदर्शित करती है? सूडो कोपुलेशन, छद्म मैथुन, लैंगिक कपट हो जाएगा, सेक्सुअल डेसिट। यस बेटा, ये बात आपकी हो गई। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं बेटा, फिर आप जानते इससे मतलब ऑर्किड को तो लाभ हो गया, ऑर्किड को तो इससे सीधा लाभ हो गया, ऑर्किड को तो इससे मेल बी से, है ना। तो ऑर्किड में तो क्या हो जाएगा? पोलिनेशन, परागण, मेल बी के द्वारा। बात को समझे? तो आप लिख दोगे कि ऑर्किड में मेल बी के द्वारा नर मक्षिका के द्वारा परागण हो गया बेटा, परागण। बात को समझे, है ना। लेकिन इस ऑर्किड से जो ये बी है यानी मक्खी है, इस मेल बी के लिए आप जानते हो, इस मेल बी के लिए नर मक्षिका के लिए, केवल प्रीस्यूड यानी नजरिए में बदलाव, यानी बेटा फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसको केवल जनन करने का या अपने जननद्रव्य को स्त्रावित करने का एक्सपीरियंस मिला, तो मेल बी को नर मक्षिका के लिए केवल प्रीस्यूड नजरिए में बदलाव, नो एक्चुअल बेनिफिट, है ना बेटा। वास्तविक लाभ कुछ नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, अगर तुम कह देते, वहां एक छोटी सी परिभाषा पढ़ लेते कि बस म्यूचुअलिज्म तो वो है जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। अरे वो तो एक विशेषता है बेटा। अब लाभ तो देखो, डायरेक्ट लाभ तो यहाँ नहीं हो रहा है इसको, मेल बी को इससे डायरेक्ट लाभ तो नहीं हो रहा है, फिर भी आप जानते हो इसको आप म्यूचुअलिज्म में लेते हो। तो देखो बेटा, एक तरह से ये अपन बात रहा कि म्यूचुअलिज्म में एक एक्सेप्शनली ये कैसे इंक्लूड होता है, क्यों इंक्लूड होता है, क्योंकि ध्यान से सुना क्यों इंक्लूड होता है। देखो बेटा, यहाँ को एग्जिस्टेंस मतलब सहअस्तित्व है, कोई जरूरी नहीं कि को एग्जिस्टेंस या को एग्जिटिशन मतलब सहअस्तित्व या सविलोपन तो नहीं है। बात को समझे। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को इवोल्यूशन, सह उद्विकास 100% है। सह उद्विकास कैसे बेटा? आपको पता है, जैव विकास के दौरान इन्होंने ये अपना संबंध मेंटेन करने के लिए, ये दोनों ने अपना संबंध मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रयास किए कि संबंध लंबे समय तक बना रहे। इन परिवर्तन होगा तो दोनों में परिवर्तन होगा। पता है, ये जो ऑर्किड की पंखुड़ी
ऑर्किड की पंखुड़ी के साइज में, रंग में, प्रतिरूप में थोड़ा भी परिवर्तन आ गया तो मेल उसको पहचान जाएगा, और मेल पहचान गया भाई ये तो अपनी मादा नहीं है, तो ये प्रक्रम नहीं होगा। तो उद्विकास के दौरान या तो परिवर्तन हो ही नहीं रहे, और परिवर्तन होंगे दोनों में इस प्रकार परिवर्तन होंगे कि ये संबंध लंबे समय तक बना रहे, और लंबे समय तक बना रहेगा तो यहाँ पर को इवोल्यूशन है, स उद्विकास है, को इवोल्यूशन स उद्विकास। यस बेटा। फिर देखो इस अन्योन्य क्रिया में एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष लाभ है। एक तो नजरी में बदलाव, और एक कीटों में वैसे ही समष्टि ज्यादा होती है तो समष्टि पर नियंत्रण भी होता है, तो अप्रत्यक्ष लाभ तो हो रहा ना। दूसरी बात, अगली बात आप देखो, यहां स उद्विकास है इसलिए इसको कहां लेना पड़ेगा, म्यूचुअलिज्म में लेना पड़ेगा। जब स उद्विकास है, को इवोल्यूशन है, तो गारंटीड आपको कहां लेना पड़ेगा, म्यूचुअलिज्म में लेना पड़ेगा इसको। तो इतना गजब आपके एनसीईआरटी ने समझा रखा है अंजीर वाले को और इसको। और फिर देखो बेटा, ये परागणकर्ता कीटों में और पादपों में ऐसे विशिष्ट संबंध, क्योंकि यहाँ संबंध में विशिष्टता भी है, तो आप जानते हो कि ऐसे विशिष्ट संबंध या स उद्विकास देखा गया जिससे वो पोलन रोबर से, परागण चोरों से भी बच जाते हैं, है ना। तो यहाँ बेटा देखो को इवोल्यूशन है, को इवोल्यूशन, इसलिए आप समझ सकते हो कि ये म्यूचुअलिज्म में आएगा। और बेटा नॉलेज की बात बताऊँ आपको मैं इकोलॉजी का, तो ये लाइन आप हर जगह पूछ के देखना कि ये ऑफ्रिस ऑर्किड को तो लाभ हो रहा है, इससे परागण हो रहा है, लेकिन इसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं है, वास्तविक नहीं है, एक्चुअल नहीं है, तो क्या है, इनडायरेक्ट है, तो क्या है, पहली बात तो। और दूसरी बात, फिर अगर ऐसा इसको लाभ ही नहीं है तो ये सर्वकारिकता क्यों है, क्योंकि यहां पर है को इवोल्यूशन स उद्विकास। दोनों जातियां जैव विकास के दौरान ऐसे परिवर्तन करती कि संबंध लंबे समय तक बना रहे। और आपको पता है ये अपनी पंखुड़ी को एकदम मादा की तरह रखता है कि नर को थोड़ी भी भनक नहीं लगे कि उसकी मादा नहीं है। बात को समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपका कंप्लीट होता है म्यूचुअलिज्म। एक इंटरेक्शन अपने पूरी हो गई, पॉजिटिव इंटरेक्शन, धनात्मक अन्योन्य क्रिया में एक इंटरेक्शन जिसको मैंने बहुत अच्छे लेवल पे कराया, और लास्ट में एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे लेवल पे दे रखी है, तो आपको भी अच्छे लेवल पे पढ़नी चाहिए उसको। बात को समझे, एनसीईआरटी के एक एक शब्द को ध्यान देना चाहिए, तो आप ये कंसेप्ट खुलेंगे, नई नई बातें आप सीखोगे। और मैंने एनसीईआरटी से आगे जाकर मतलब हर प्रकार की लाइन आपका यहाँ पर जवाब मैंने दिया है। बात को समझ रहे हो? यस। अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं मैं आपको। ये पूरा आपको मैंने क्या समझाया, म्यूचुअलिज्म। यस बेटा। अब नेक्स्ट आप देखिए बेटा, इन धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं के अंदर ही जो अगली अन्योन्य क्रिया है वो है कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो नेक्स्ट बेटा देखो अपन यहां पढ़ेंगे इन पॉजिटिव इंटरेक्शन में ही जो आप समझते कि यहां नेक्स्ट आपकी बेटा कमेंसलिज्म, सहभोजिता। तो देखिए बेटा कि कमेंसलिज्म, सहभोजिता जो बहुत इंपॉर्टेंट, और आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में जो इसकी परिभाषा से क्वेश्चन आया है ना। पहली बात तो कमेंसलिज्म क्या है बेटा, ये देखिए, प्लस जीरो संबंध। प्लस जीरो संबंध जानते हो क्या? यानी इस अंतःक्रिया में जो अंतःक्रिया अन्योन्य क्रिया करने वाली दो अलग अलग जाति होती हैं, इस अंतःक्रिया में किसी एक जाति को लाभ होता है, एक जाति को लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति अप्रभावित अर्थात उदासीन, अप्रभावित अर्थात न तो लाभ न ही हानि। समझे क्या? ये क्वेश्चन आया था कि वह अन्योन्य क्रिया जिसमें किसी एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी अप्रभावित,
न तो लाभ न हानि, नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, नॉर हार्म, तो न तो लाभ न हानि, तो ऐसी अन्योन्य क्रिया को आप क्या कहते हो? कमेंसलिज्म, सहभोजिता कहते हो। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा, इंपॉर्टेंट है ना। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं कमेंसलिज्म में, तो कमेंसलिज्म में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आम की शाखा पर आर्किड, आम एक विशाल का वृक्ष है, उसकी शाखा पे ऑर्किड उग गया। ऑर्किड में अपनी पत्तियां होती है, हरी पत्तियां होती है, अपना प्रकाशन करता है, उसमें रूट होती है अपनी क्लाइंगिंग, आर्द्रता ग्राही जड़ें होती है जो वातावरण से नमी और खनिज ले लेती है। तो वो तो केवल ऊपर सहारे के लिए या फिर ऊपर प्रकाश के लिए अपन बात रहे कि उस आम की शाखा पर उग गया, तो वहां आम अप्रभावित है, लेकिन आर्किड को लाभ हो रहा है। आर्किड को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल अपन बेटा किस में देखेंगे? कमेंसलिज्म में। किस में देखेंगे? कमेंसलिज्म। बात को समझ रहे हो आप? तो देखिए बेटा जी कि कमेंसलिज्म में अपन ये सारी बातें आपके सामने देखेंगे, और इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये जो कंठलताएं होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जो मर्दा में जड़ित होती है लेकिन पौधे के सारे सारे ऊपर चढ़ जाती हैं। यस, इसके अलावा वहाँ और भी दे रखा आपको, क्लाउन मछली वाला एग्जाम्पल, ये सारे देखा है, दे रखे हैं बेटा आपको। तो देखिए कि ये सारे एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी से कंटिन्यू होगा नेक्स्ट लेक्चर, तो इसको आप कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर को आप देखें बेटा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल, फिर आगे आपको जो दे रखा है प्रोटो कोऑपरेशन, और मैं वो जो पहला म्यूचुअलिज्म बताया ना, सहकारिता और प्रोटो कोऑपरेशन में अंतर क्या होता है वो भी समझाऊंगा। बात को समझ रहे हैं? फिर नेगेटिव इंटरेक्शन पे आएंगे, नकारात्मक अन्योन्य क्रिया पे। तो आप एनसीईआरटी से सबको अच्छे से एक बार पढ़कर फिर आप लेक्चर को देखें, मजा आ जाएगा आपको। तो ठीक है बेटा, यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।